मित्रों, जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए 6 सेमेस्टर हिस्ट्री सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर जिसका कोड है HIS 306 से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। जो आपके CBCS पैटर्न की जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो पहला यूनिट आप लोगों का है पेपर का नाम और सिलेबस में कल बताया ही था कि जो सिलेबस था उसका सिलेबस में फर्स्ट यूनिट जो था वह था भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश एवं असहयोग आंदोलन। और पेपर का नाम आपको पता ही है गांधी जी और जन आंदोलन। तो पहले यूनिट को हम लोग देखें, इसके पहले की वीडियो आप स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल पे जाकर देख लें कि जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसको मैं बताया हूँ। टोटल आपको फर्स्ट पेपर HIS 306 के अंतर्गत गांधी जी और जन आंदोलन के अंतर्गत आप लोगों को 8 यूनिट पढ़ना है। और इसमें इस 8 यूनिट का जो पहला यूनिट है वह है भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश एवं असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पे थोड़ा पृष्ठभूमि देखें हम लोग, सभी लोगों को पता भी होगा गांधी जी के बारे में। तो यहाँ पे प्रश्न अगर बने कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो पोरबंदर गुजरात में। पिता का क्या नाम था, तो उन सभी आप जानते हैं उनके पिता का नाम करमचंद गांधी। और यदि माता का नाम पूछा जाए तो माता का नाम पुतलीबाई। और यहाँ पे पत्नी का नाम यदि पूछा जाए कि गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था, तो कस्तूरबा गांधी उनका नाम था। और पढ़ाई में विशेषतः गांधी जी जो इंग्लैंड जाते हैं बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए, वे 1889 से 91 के बीच बैरिस्ट्री की पढ़ाई इंग्लैंड में करते हैं। तो यहाँ से प्रश्न जनरली सबको तैयार भी रहता है, आप लोगों को भी तैयार होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी 1889 और 91 के बीच बैरिस्ट्री की पढ़ाई इंग्लैंड में किए और वह 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। दादा अब्दुल्ला एक व्यापारी थे, उनके मुकदमे के सिलसिले में। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब प्रवास किए, कब गए, तो वह गए 1893 ईस्वी में। और किस सिलसिले में गए, तो मुकदमे के सिलसिले में। कौन आदमी था जो उन्हें बुलाया या कौन गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका न्योता दिया, तो वहाँ पे दादा अब्दुल्ला। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे, आप लोग देख लें। अगला है एक घटना जो गांधी जी के जीवन में बार बार किस्सा कहानी और कहावतें सुनाई जाती हैं कि जब वो ट्रेन में फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर यात्रा कर रहे थे, तो उसके बाद अंग्रेज ने उन्हें फर्स्ट क्लास टिकट लेने के बाद भी उन्हें ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया। तो इस घटना ने गांधी जी के मनोमस्तिष्क पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला और गांधी जी यह बात स्पष्ट रूप से समझ लिए कि किस प्रकार अंग्रेज दिखाने के लिए न्याय के शासन की बात करते हैं, कानून के शासन की बात करते हैं, लेकिन यदि मैं फर्स्ट क्लास टिकट लिया हूं तो मेरा अधिकार है कि मैं AC फर्स्ट क्लास में ही बैठूं। लेकिन अंग्रेज़ों द्वारा ऐसा न कराए जाने के कारण, गांधी जी को उतार देने के कारण यह जान गए कि यह दिखावा करते हैं। तो यहाँ पे यह घटना कब घटी, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो डरबन से प्रिटोरिया यात्रा के दौरान मेरिन्सबर्ग में रेल कांड हुआ, यानी कि जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे उसी बीच एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है मेरिन्सबर्ग। इस स्टेशन पर उन्हें उतार दिया गया ट्रेन से, टिकट वैलिड टिकट होने के साथ एक क्लास का, फर्स्ट क्लास का। उसके बाद तो इस रेल कांड के विषय में भी कि कहाँ से कहाँ तक यात्रा कर रहे थे, तो डरबन से प्रिटोरिया किस स्टेशन पे उन्हें उतार दिया गया, तो उन्हें मेरिन्सबर्ग में। तो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, आप लोग तैयार कर लें। अगला है 1894 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए। नटाल कांग्रेस की स्थापना कौन किए, तो गांधी जी। और कब किए यदि प्रश्न बने, तो 1894 ईस्वी में। आप लोग इसे देख लें। अगला प्रश्न इनसे बनते हैं, अधिकांशतः PCS स्तर पे भी प्रश्न बने हैं कि गांधी जी द इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन कब किया था,
तो 1903 ईस्वी में। और कहाँ से किया था? तो दक्षिण अफ्रीका से। तो आप लोग इसे तैयार कर लें, क्योंकि कम समय है और मैं प्रयास किया हूँ कि आपको कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर आपके तैयार हो जाएं और पूरा सिलेबस कमांड आप कर लें और आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। तो गांधी जी द इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन 1903 में किया था दक्षिण अफ्रीका से। 1904 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया था और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही टॉलस्टॉय फार्म की भी स्थापना किया था। तो इसे भी आप तैयार कर लें। गांधी जी फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में। और कब किए थे? तो 1904 ईस्वी में। गांधी जी टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कहाँ किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में। आइए अगले बिंदु को देखें। 1906 ईस्वी में गांधी जी प्रथम सत्याग्रह किए। गांधी जी अपने जीवन का, यदि प्रश्न ऐसे बने कि गांधी जी अपने जीवन का प्रथम सत्याग्रह कहाँ किए थे, तो गांधी जी अपने जीवन का जो प्रथम सत्याग्रह किए थे वह दक्षिण अफ्रीका में किए थे। और कब किए थे? तो 1906 ईस्वी में प्रथम सत्याग्रह किए थे। और यहीं से प्रश्न बनता है बार बार कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो गांधी जी ने लिखा है। और कब लिखा है? तो 1909 ईस्वी में, जब वो लंदन यात्रा पे थे, उसी दौरान उन्होंने हिंद स्वराज की रचना किया। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 ईस्वी में आए। इसीलिए आप देखते हैं कि जो अप्रवासी दिवस मनाया जाता है, तो वह प्रवासी जीव दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, क्योंकि गांधी जी बाहर से आए थे और वह भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए, इसलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है। आइए अगले बिंदु को देखें। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, जिन्हें आप जानते भी हैं, आप लोगों को बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए? तो गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर किए 1916 ईस्वी में। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। 1917 ईस्वी में गांधी जी सर्वप्रथम भारत में चंपारण सत्याग्रह किए थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था। और यदि गांधी जी के जीवन में पहली बार आंदोलन की बात आती है तो दक्षिण अफ्रीका में 1900, जो यहाँ पे मैं बताया, 1906 में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में किए थे। और भारत में यदि बात आए तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। और यह चंपारण सत्याग्रह का संबंध कैसे था? तो ये नील की खेती से था कि 1 बीघे ज़मीन में 3 कट्ठा किसानों को नील की खेती करना अनिवार्य था। यह जबरदस्ती अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों से कराए जाने वाले नील की खेती थी। और नील की जड़ें इतनी गहरी होती थी, और नील जो होता था यह किसान की सबसे उपजाऊ भूमि पर ही होता था। इसलिए इस प्रणाली से किसान बहुत ही परेशान थे। और इसके लिए गांधी जी को बिहार से एक राजीव शुक्ला नामक व्यक्ति गांधी जी को आमंत्रित किए। और गांधी जी फिराक गोरखपुरी जी के कहने पर और अन्य लोगों के, उनके सहयोगियों के सुझाव पर 1917 में बिहार के चंपारण में जाकर इसका नेतृत्व किया और सफलता भी चंपारण सत्याग्रह में पाए। किसानों को जो अनिवार्यता अपने 1 बीघे में 3 कट्ठे में जो खेती करनी थी, उसको समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और गांधी जी का इससे प्रसिद्धि में 4 चांद लग गया। तो गांधी जी भारत में पहला सत्याग्रह कौन किए थे? तो वह चंपारण सत्याग्रह। कब किए थे? 1917 में। और चंपारण सत्याग्रह का संबंध नील की खेती के 3 कठिया प्रणाली से था। यह गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे, आप लोग तैयार कर लें। अगला देखें, 1918 ईस्वी में ही गांधी जी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किया था। गांधी जी 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन को उन्होंने
संचालित किया और मिल मजदूरों को बोनस और वेतन समय से नहीं मिल रहा था, उसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया और इस आंदोलन में उन्हें विजय भी प्राप्त हुई। तो इससे गांधी जी की प्रसिद्धि में और वृद्धि हुई और 1918 ईस्वी में ही खेड़ा किसान आंदोलन गांधी जी ने चलाया, जो किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। उसके बाद भी ज़बरदस्ती अंग्रेजी हुकूमत उनसे कर वसूल कर रही थी, लगान वसूल कर रही थी। इसलिए गांधी जी ने 1918 में ही खेड़ा किसान आंदोलन सत्याग्रह चलाया। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि गांधी जी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब चलाया था? 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में है। खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किसानों से है और अहमदाबाद सत्याग्रह, अहमदाबाद आंदोलन का संबंध जो है मिल मजदूरों से है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि गांधी जी भारत में आकर 15 में आ रहे हैं और 17-18 में 3 महत्वपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। बस यही है कि ये आंदोलन जो हैं, ये आंदोलन स्थानीय स्तर के हैं। आगे देखें हम लोग, अगला 1919 ईस्वी में गांधी जी खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, क्योंकि खिलाफत का बात जो थी मैं पहले वीडियो में आप लोगों को बता चुका। खिलाफत आंदोलन जो था इसके बारे में हम लोग 5th सेमेस्टर में पढ़े थे कि जो खिलाफत आंदोलन है वह भारत में रहने वाले जो मुस्लिम हैं वे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो इंग्लैंड लड़ रहा था उसके विपक्ष में टर्की लड़ रहा था और टर्की में इस्लाम जगत के जो सर्वसम्मत से खलीफा थे वो टर्की में निवास करते थे। और प्रथम विश्व युद्ध में पेरिस शांति सम्मेलन में अंग्रेज़ों ने टर्की के साथ अपमानजनक संधि को विवश किया, यानी कि टर्की के साथ अपमानजनक संधि किया। इससे भारतीय मुसलमान अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए, यानी कि इंग्लैंड के खिलाफ हो गए और वे भारत में जो इंग्लैंड का शासन था उस शासन के विरोध में कि हमारे खलीफा के साथ इतनी बड़ी अन्याय न किया जाए, इसलिए इन लोगों ने खिलाफत आंदोलन, 2 बंधु थे मुस्लिम बंधु, शौकत अली थे और मोहम्मद अली, इन लोगों ने चलाया। और इसी अवसर पर गांधी जी ने समझा कि भारत में यदि किसी भी राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बड़ा करना हो तो कहीं न कहीं हमें मुस्लिम लोगों का भी सहयोग लेना पड़ेगा। इस अवसर पर गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया और दिल्ली में 23 नवंबर 1919 ईस्वी को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया। तो बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता कब किए? तो गांधी जी जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता 23 नवंबर 1919 को किए और यह अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की जो बैठक कहाँ पे हुई? तो दिल्ली में हुई थी। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे, आप लोग तैयार कर लें। आगे अब देखें हम लोग असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने की घोषणा किए। तो यहाँ से प्रश्न बनता है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ हुआ और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा किस अधिवेशन में हुआ? तो कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में। और कलकत्ता अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता किसने किया था? तो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार विमर्श कर कार्यक्रम को घोषित किया गया। और प्रश्न ये बनता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की पुष्टि की? तो दिसंबर 1920 के अधिवेशन में, नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की पुष्टि की गई
और अगला प्रश्न बनने की संभावना है और बनता भी है कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या क्या थे। तो असहयोग आंदोलन के जो प्रमुख कारण थे, रौलट एक्ट 1919 रौलट एक्ट 1919, जो रौलट एक्ट है इसी को काला कानून कहते हैं। इस कानून के तहत, यानी कि काला कानून रौलट एक्ट 1919 के अंतर्गत अंग्रेजी हुकूमत ने ऐसा कानून पास किया जिसके आधार पर किसी भी भारतीय को मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इसी एक्ट को कहा गया न अपील, न वकील, न दलील कानून, यानी कि किसी को भी अपने पक्ष रखने के लिए वकील और दलील की आवश्यकता नहीं थी। अंग्रेजी हुकूमत जिसे चाहे उसे गिरफ्तार कर सकती थी। इसी कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में एक कार्यक्रम सम्मेलन हो रहा था, सभा हो रही थी, और उसी सभा में जो सभा हो रही थी वह 13 अप्रैल 1919 को हो रही थी अमृतसर, पंजाब में। वहाँ पर जनरल ओ डायर ने निहत्थे लोगों पे, सभा कर रहे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया और वहाँ पे निहत्थे लोग मारे गए। तो यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये भी असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख कारण बना। इसके बाद हंटर कमेटी की रिपोर्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरे भारत में रोष उत्पन्न हुआ। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ रोष तो पहले से ही था, लेकिन जलियांवाला नरसंहार जो हुआ इसकी काफ़ी निंदा की गई और इसी की जांच के लिए अंग्रेज़ों ने हंटर कमेटी की स्थापना किया। और हंटर कमेटी मात्र लिपापोती की और उसने बहुत अधिक भारतीयों को ही दोषी ठहराया और जनरल ओ डायर को दोषी नहीं ठहराया, जिसका विरोध हुआ। यह भी असहयोग आंदोलन का एक कारण बना और भारतीयों द्वारा भारत की स्वतंत्रता की मांग के लिए असहयोग आंदोलन चलाया गया। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि रौलट एक्ट कब पारित हुआ, रौलट एक्ट कब आया था? तो 1919 ईस्वी को। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। और उसके बाद इसी असहयोग आंदोलन के दौरान ही 1921 ईस्वी में गांधी जी ने सुझाव दिया तिलक फंड की स्थापना करने की और 1921 में तिलक फंड की स्थापना की गई। और मैं बता दूं कि जैसे ही 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसी दिन सुबह ही बाल गंगाधर तिलक, जो भारतीय राष्ट्रवाद के पुरोधा कहे जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके नाम पे 1921 में तिलक फंड की स्थापना हुई और उसमें तत्काल ही 1 करोड़ रुपए के जो है सहायता राशि जमा की गई, कांग्रेस को प्राप्त हुई। तो यहाँ पे देखें, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ही विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव ने अपना नाइटहुड की, जो अंग्रेज़ों द्वारा उपाधि दी गई थी, उसको त्याग दिया। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, आप लोग तैयार कर लें। और अब आए देखें कि असहयोग आंदोलन के उद्देश्य। तो असहयोग आंदोलन के उद्देश्य 2 प्रकार के थे, एक था रचनात्मक और दूसरा था नकारात्मक। रचनात्मक के अंतर्गत था कि हम अपने आत्मनिर्भर बनेंगे और इसके लिए चरखा चलाएंगे, सूत काटेंगे और अपने वस्त्र निर्माण कर पहनेंगे। यह रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत था। इसी के अंतर्गत स्वदेशी विद्यालयों की स्थापना की बात की गई। और नकारात्मक के अंतर्गत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, जिसमें कि विदेशी स्कूल यानी सरकारी स्कूलों का, सरकार द्वारा दी गई अनुदान राशि से चलने वाले विद्यालयों का, सरकारी न्यायालयों का, सरकारी वस्त्रों का, और यहाँ तक विदेशी वस्तुएं, शराब इत्यादि जो विदेशों से आती थी, उसके विरोध के लिए नीति बनी। तो वो नकारात्मक के अंतर्गत आई। और असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ? तो असहयोग आंदोलन समाप्त तो गांधी जी 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। और प्रश्न बनता है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन को समाप्त क्यों किया? तो गांधी जी जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी के दौरान 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा में कांड हो गया। चौरी चौरा में
21 सिपाही और एक दरोगा को उग्र भीड़ ने थाने में जला दी, जो कि आंदोलन हिंसक रूप ले लिया। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और गांधी जी यह समझ रहे थे कि यदि हम आंदोलन वापस नहीं लेते हैं तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेज़ों ने जिस क्रूरता के साथ दमन किया था, उसी तरह से भारत में जो राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय आंदोलन पनप रहा है, असहयोग आंदोलन के रूप में, अंग्रेजी हुकूमत उसे तहस नहस क्रूरता के साथ दमन कर देगी। इसीलिए गांधी जी ने बारदोली में 12 फरवरी 1922 ईस्वी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय ले लिया। तो मित्रों, इस प्रकार जो आप लोगों का फर्स्ट पेपर 6 सेमेस्टर का इतिहास सब्जेक्ट का है, वह फर्स्ट यूनिट भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश एवं असहयोग आंदोलन। तो देखें आप किस प्रकार गांधी जी के जन्म से लेकर और गांधी जी द्वारा जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया अखिल भारतीय स्तर पर, और 12 फरवरी 1922 को किस प्रकार स्थगित कर दिया गया, जिसका कि बड़ा विरोध हुआ। तत्कालीन सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका विरोध किया। और इसी के विरोध में आप चित्तरंजन दास, जिन्हें देशबंधु के नाम से जानते हैं, जो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं, वे और मोतीलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं, इन लोगों ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर और स्वराज पार्टी की स्थापना किया। और इसी के साथ साथ जो युवा थे वे क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त होते हैं और भारत में द्वितीय क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ होता है। तो हाँ, अगले यूनिट में वो प्रश्न हैं, उसको हम लोग करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो ले लें। तो इस प्रकार आज हम लोग फर्स्ट यूनिट जो था भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश एवं असहयोग आंदोलन, इससे जो प्रश्न बनने वाले थे उसको अच्छे तरीके से हम लोग देखें, तैयार किए। आप लोग इसे तैयार कर लें, पेपर में यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न बनेंगे। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड यूनिट जो है उसको हम लोग देखेंगे। मित्रों, आप लोग अपने स्नेह और सहयोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से करते रहें। आज इतना ही। नमस्कार।